हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग का करके हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं अभी। तो रेशम बंध, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, कृती करा और उत्तरात्रीच्या आगमनाची तयारी। अब ये क्या है, तो यहाँ पर जब मिडनाइट बीत गई है और अर्ली मॉर्निंग होने वाली है, और अर्ली मॉर्निंग जब हो रही है, अर्ली मॉर्निंग होने से पहले जो तैयारी होती है, तो वो तैयारी हमें यहाँ लिखनी है। तो जब अर्ली मॉर्निंग हो रही है तो उस टाइम कौन सी चीज़ें होती है, तो वो लिखने हैं यहाँ पर। उत्तर रात्र हलकेच आकाशात पाऊल ठेवते। सेकंड क्या हो रहा है, तिची मुलायम पावले हळुवारपणे व अलगद पडतात। तिच्या पावलांची मंद मंद नाजूक स्पंदने निर्माण पड़तात। मतलब जैसे अर्ली मॉर्निंग आ रही है तो उसके पैरों की जो धीमे धीमे नाजुक जो हलचल है वो अभी यहाँ पर आकाश में नज़र आ रही है। तिच्या आगमनाची कोणाला चाहूलसुद्धा लागत नाही। ये सब है ना बच्चों, आप लोग को बॉक्स बना के ही लिखना है आंसर। अगर आप बॉक्स बना के अच्छे से लिखोगे एग्ज़ाम में तो आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। इसको बॉक्स करना ही पड़ेगा आपको। सेकंड क्या है, घाणेरीच्या फुलांची वैशिष्ट्ये। तो यहाँ पे जो घाणेरी की जो फूल है तो उनकी वैशिष्ट्य आपको लिखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट है किरमिजी रंग। तो उसका रंग कैसा है, किरमिजी। निळसर रंग ब्लू कलर है। पिवळसर रंग येलो कलर। इवलासा आकार, मतलब छोटा सा उसका आकार है। सेकंड है चाफ्याच्या फुलांची वैशिष्ट्ये। रक्तचंदनी रंग, मंद मंद गंध। इसको भी आपको बॉक्स ही बना के लिखना है। उत्तर रात्रीच्या वेळी खिडकीतून बाहेर पाहताना फुलाविषयी लेखकाच्या मनात निर्माण होणारे प्रश्न। अब जो हमारे जो लेखक है वो जब खिड़की से बाहर देख रहे हैं यहाँ पर, तो खिड़की से बाहर देखते समय उनके मन में फूलों को देख के जो प्रश्न निर्माण हो रहे हैं वो प्रश्न हमें यहाँ पर लिखने हैं। मतलब इसका मीनिंग ही ये हो रहा है कि जब लेखक खिड़की से बाहर देख रहे हैं फूलों की तरफ, और फूलों को देख के उनके मन में जो प्रश्न निर्माण हो रहे हैं वो जो प्रश्न है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं, जो हम लोगों ने लेसन में जो पढ़े हैं ना वो। तो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है उनके मन में लेखक के, आपले या फुलांची कोणते नाते आहे। मतलब इन फूलों से हम लोगों का कौन सा रिश्ता है। फुलांना भेटण्याची आसोशी आपल्याला का वाटत राहते। मीन्स की फूलों को देखने की जो आस है वो हम लोगों की क्यों बढ़ती है। हे रेशीम बंध आपल्याला अधिमत्वाकडे ओढून नेतात का। ये जो रेशीम बंध है वो हमें कहीं दूर ले जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन फिर निर्माण हो रहा है लेखक के मन में। और फोर्थ है, या आदिम रुजू स्नेहबंधनामुळेच माणसाला निसर्गाची ओढ लागते का। कारणे शोधा व लिहा। यहाँ पे ना कुछ सेंटेंस दिए हैं, तो उस सेंटेंस के हमें ना रीज़न ढूंढने हैं, और वो रीज़न है यहाँ पर हम लोगों को लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पाखराचा चूचवाट सुरू झालेला नसतो कारण पक्षियों का अब तक आवाज़ क्यों शुरू नहीं हुआ है। तो उसका रीज़न बताना है हमें। तो रीज़न है, नुकतेच कुठे 3-3:30 वाजलेले असतात। इसका मीनिंग क्या है, अभी सिर्फ सुबह के अर्ली मॉर्निंग के 3-3:30 ही बज चुके हैं। मानवाला निसर्गाची ओढ लागते कारण इंसान को नेचर से इतना प्यार क्यों है, उसका रीज़न बताना है हमें यहाँ पर। इसका मीनिंग ही वो हो रहा है कि इंसान को मानवाला निसर्गाची ओढ का लागते, तो इंसान को नेचर से इतना प्यार क्यों है, इंसान को नेचर से मिलने की इतनी आस क्यों है, उसका रीज़न बताना है। तो उसका रीज़न यहाँ पर दिया है, माणसाच्या मनात अधिमत्व ही भरून राहिलेले असते। मतलब इंसान का जो रिश्ता है नेचर से वो पिछले जन्म का है, युग युग से ये नाता चलते आ रहा है, इसीलिए इंसान को नेचर से मिलने की इतनी आस लगी है। क्वेश्चन थर्ड है, पहाटेच्या वेळी बागेत प्रवेश केल्यानंतर लेखकाला खालील फुलांसंदर्भात आलेले अनुभव लिहा। तो इसका मीनिंग जो है मैं बताती हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग बता रही हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन का मीनिंग है, जब अर्ली मॉर्निंग हुई है, अर्ली मॉर्निंग में जो हमारे लेखक है वो बागेत प्रवेश, मतलब अब उन्होंने जब गार्डन में उस उद्यान में जब उन्होंने प्रवेश किया, एंटर किया, तो जो गार्डन में जो फूल है
उन फूलों को देखकर जो हमारे लेखक है उन्होंने क्या अनुभव लिया या फिर उन्होंने जो चीज़ें फील की है वो सब यहाँ पर हमें लिखना है। तो पहले देखिए, पहला फूल है सायली। तो सायली का फूल देखकर लेखक को कौन सा अनुभव आया वो लिखना है। सायलीच्या इवल्या इवल्या पानातून एक वेगळीच हिरवाई वाहत होती। अब जो सायली का जो फूल है उस फूलों को देखकर, उस फूलों के पत्तों को देखकर, पान मतलब जो पत्ते हैं ना फूल, तो उनमें से एक अलग ही हरा रंग बह रहा है, ऐसे लेखक ने अनुभव किया। सेकंड है गुलमोहर। अब गुलमोहर के पेड़ को देखकर लेखक ने जो फील किया है, मतलब जो अनुभव लिया है, वो अनुभव यहाँ पर हमें लिखना है। तो वो अनुभव है, गुलमोहराने स्वागतासाठी केशरी सडा शिंपून ठेवला होता। तो इसका मीनिंग है कि गुलमोहर का जो पेड़ है, उस गुलमोहर के पेड़ ने जो रेड कलर के जो फूल है, उन रेड कलर के फूलों का मतलब रेड कलर के फूल जो है जो स्वागत में बिछाए हैं, ऐसा अनुभव लेखक ने लिया। जेगराड फूल का अब अनुभव बता रहे हैं। जेगराडची निळी जांभळी फुले रक्तचंदनी चाप्याशी बिलगून गप्पा गोष्टी करत होती। तो यहाँ पर लेखक को अनुभव आया है कि जो जैगराड की जो नीली जांभली मतलब जो ब्लू और पर्पल कलर के जो फूल थे, वो फूल चाफा फूल का जो पेड़ है उसके साथ चिपक कर कुछ तो गप्पा गोष्ठी मतलब कुछ बातें कर रहे हैं। फोर्थ है चाफा। अब चाफा फूल को देखकर लेखक को जो अनुभव आया है वो लेखक ने यहाँ पे बताया है। चाफ्याजवळ जाताच लेखकाला मंद मंद सुगंध आला। मतलब चाफा जो फूल है उसके पास जब लेखक गए तो उन्हें एक मंद मंद सुगंध मतलब एक मंद मंद सा धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है, सुगंध आ रहा है। अब यहाँ पर है अ वाला, वर्णन करा। यहाँ पे हमें वर्णन करना है। तो उत्तर रात्रीचे आगमन, जब अर्ली मॉर्निंग हो रही है, अर्ली मॉर्निंग में जो जो चीज़ें हुई है, जो जो बदलाव हुए हैं, जो जो अनुभव आए हैं, वो सब यहाँ पर लिखना है। तो आंसर है मध्यरात्र उलटली की उत्तर रात्र आपली मुलायम पावले हळुवारपणे अलगद ठेवीत येते। अब जब मिडनाइट ख़त्म हुई है, अर्ली मॉर्निंग आ रही है, तो अर्ली मॉर्निंग मुलायम से जो अपने कदम है वो धीमे धीमे कैसे धीमे धीमे से रखती हुई आकाश में आ रही है। कुणालाही चाहूल न लागता, मतलब किसी को भी अब तक एहसास नहीं हुआ है कि अर्ली मॉर्निंग आई है। लेखकाचे उत्तर रात्रीशी अत्यंत जवळचे नाते आहे। अब जो हमारे लेखक है उनका जो अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग से बहुत ही ज़्यादा बड़ा गहरा रिश्ता है लेखक का। इसका मीनिंग यही बताया है यहाँ पर। त्यामुळे तिच्या पावलांची मंद मंद नाजूक स्पंदने, त्यामुळे तिच्या पावलांची मंद मंद नाजूक स्पंदने लेखकाच्या मनात उमटून राहतात। अब लेखक का जो अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग से बहुत गहरा रिश्ता है, इसीलिए जब भी अर्ली मॉर्निंग कितनी भी धीमे से आए, कितनी भी नाजुक पैरों से क्यों ना आए, लेकिन उसकी जो धीमी धीमी जो हलचल है वो लेखक के मन में यहाँ पर मतलब लेखक अपने मन से वो फील कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आई है। अब सेकंड क्या है देखो, पहाट व पाखरे यांच्यातील नाते। अब जो अर्ली मॉर्निंग है, जो सुबह है उसका, और जो पंछी है उन पंछियों का जो नाता है, जो नाता है, तो इसमें ये नाता ये जो रिलेशन है वो रिलेशन हमें यहाँ पर आंसर के थ्रू लिखना है। तो देखिए कि सुबह और पंछी इनका जो नाता है वो यहाँ दिया है। पहाट होत आहे, अर्ली मॉर्निंग हो रही है, पाखरांचा बारीक बारीक आवाज़ सुरू झाला आहे। अब जो पंछी है उनका बारीक बारीक मतलब धीरे धीरे से बारीक बारीक आवाज़ सुरू झाला है, धीरे धीरे से अब उनकी चूचू शुरू हुई है। त्यांच्या हालचालींना सुरुवात झाली, अब वो हलचल कर रहे हैं। नींद, वो लोगों की नींद खुल चुकी है पंछियों की, अब वो हलचल कर रहे हैं। पहाट हळूहळू पुढे सरकत आहे, अब अर्ली मॉर्निंग धीरे धीरे से आसमान में दिख रही है। या प्रसंगात लेखकाला मानवी भावभावनांचे दर्शन घडते। पाखरांचा बारीक बारीक आवाज़ म्हणजे त्यांची कुजबूज होय। अब लेखक बता रहे हैं कि ये जो अर्ली मॉर्निंग आई है उस अर्ली मॉर्निंग का अब मुझे दर्शन घट रहा है, मतलब अब अर्ली मॉर्निंग मुझे दिख रही है। और उस अर्ली मॉर्निंग में पाखरांचा बारीक बारीक आवाज़ मतलब पंछियों का जो धीरे धीरे से जो आवाज़ हो रहा है, चूचवाट हो रही है, वो अब मुझे सुनाई दे रही है। ती जणू एकमेकांना विचारत आहेत, पहाट आली का। अब वो जो पंछी है वो एक दूसरे से यहाँ पर पूछ रहे हैं कि अर्ली मॉर्निंग आ गई है क्या।
पहाटेनेच हळूवार येणे पाहून लेखकाला वाटते की पाखरांना त्रास होऊ नये, म्हणूनच जणू पहाट हळूच पाखरांना विचारते कि मी येऊ का। तो अब लेखक बता रहे हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग को लग रहा है कि मैं इतने जल्दी अगर आऊँगी तो पंछियों की नींद पूरी नहीं होगी, मेरी वजह से पाखरांना त्रास होऊ नहीं, मतलब मेरी वजह से जो पंछी है उन्हें तकलीफ ना हो, इसीलिए वो ही पंछियों से पूछ रही है कि मी येऊ का, मतलब अब मैं आऊँ क्या। त्या दोघांमधले हळूवार कोमल नातेच लेखकाला या वाक्यातून व्यक्त करायचे आहे। ये जो नाता है अर्ली मॉर्निंग का और पंछियों का, ये नाता ही, ये रिलेशन ही लेखक ने इस आंसर में व्यक्त करने की, मतलब बताने की कोशिश करी है हमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखिए, खालील घटकांच्या संदर्भात पाठात आलेल्या मानवी क्रिया लिहा। मतलब लेसन में ये जो वर्ड आए हैं उन वर्ड से हम लोगों का मतलब इंसानों का कैसे रिलेशन है, मतलब इंसानों में और ये जो वृक्ष, वेली, फूले, पाखरे, इंसानों में और इनमें कौन सी समानता है वो हमें यहाँ लिखना है। मतलब कौन से अर्थ से ये चीज़ें, ये शब्द यहाँ पर आए हैं वो हमें लिखना है। वृक्ष डोळा लागलेला असतो, अगर आपको आएगा यहाँ पे वृक्ष ऐसे तो आपको लिखना है डोळा लागलेला असतो, मतलब ये हम लोग भी कहते हैं ना, इंसान भी कहते हैं कि अब मुझे नींद आ रही है, और मराठी में हम लोग बोलते हैं कि आता माझा डोळा लागला, मतलब अब मेरी आँख लग रही है। सेकंड है वेली, डोळा लागलेला असतो। थर्ड फुले, विसावलेली सुखावलेली असतात। पाखरे, गाढ झोपलेली असतात। फोर्थ क्वेश्चन है अभी यहाँ पर ग्रामर, व्याकरण। तो व्याकरण में देखिए क्या है, खालील वाक्य प्रचारांचा अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग लिहा। यहाँ पे कुछ वाक्य प्रचार दिए हैं तो उनका अर्थ बताना है हमें यहाँ पर, और अर्थ बताकर उस अर्थ का न्यू सेंटेंस भी बनाना है, नया वाक्य बनाना है। तो पहला है मन सीमेवर येणे। अब मन सीमेवर येणे, इसका अर्थ जो है वो अर्थ यहाँ पर लिखना है। तो उसका अर्थ है मन शांत व एखाद्या गोष्टीशी एकरूप होणे। और अब इसका सेंटेंस बना है, राहुलचे रात्रभर भटकणारे मन प्रभात फेरीसाठी बाहेर पडल्यावर एकदम सीमेवर आले। अब देखिए यहाँ पर इसमें जो वाक्य आया है, इसमें जो सेंटेंस है छोटा सा, तो उसमें से ये जो वर्ड है वो यहाँ पर हमें आने चाहिए। इस तरीके से हमें सेंटेंस बनाना है, और जब ये वर्ड, ये शब्द यहाँ पर आएंगे तो हमें उसके नीचे अंडरलाइन करनी ज़रूरी है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि हमने वहाँ से जो सेंटेंस है उसका यहाँ पर हमने नया न्यू सेंटेंस बना के वो जो शब्द है इसमें हम लोगों ने डाल दिए हैं। साकर झोपेत असणे, मतलब सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होती है ना, उस टाइम पे जो गहरी नींद आती है ना, उसे हम लोग साकर झोप ऐसे कहते हैं मराठी में। तो उसका अर्थ लिखना है हमें। तो उसका अर्थ है पहाटेच्या गाढ स्वप्नील निंद्रेत असणे। अब इसका न्यू सेंटेंस बनाना है, तो न्यू सेंटेंस है पहाटे मोहन साकर झोपेत असताना। अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन करी है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हमने लेकर न्यू सेंटेंस बनाया है, इसीलिए यहाँ पर आप लोग को अंडरलाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आंसर है। तो जो चेक करेगा उसे तुरंत समझ में आएगा कि अंडरलाइन करी है तो फिर ये न्यू सेंटेंस बना है। तर पहाटे मोहन साकर झोपेत असताना बाहेर पाऊस पडत होता, न्यू सेंटेंस हम लोग का बन गया यहाँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है, खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग करा। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, वहाँ पर हमें योग्य विराम चिन्हों का उपयोग करना है। तो पहला सेंटेंस है, खरं तर पहाटच त्यांना विचारत असते की मी येऊ का तुम्हाला भेटायला। अब इसका न्यू विराम चिन्ह डालकर अच्छे से हमें आंसर लिखना है। तो आंसर में हम लिख सकते हैं, खरं तर पहाटच त्यांना विचारते स्वल्प विराम की मी येऊ का तुम्हाला भेटायला। ये क्वेश्चन लग रहा है, देखिए मी येऊ का तुम्हाला भेटायला, क्वेश्चन पूछ रही है अर्ली मॉर्निंग किससे, पंछियों से, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाइए और इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पर आप लोग लगा दीजिए। सेकंड है निशिगंध म्हणजेच निशिगंध। अब इसमें भी हमें विराम चिन्ह का यूज़ करना है और न्यू वाक्य, न्यू सेंटेंस बनाना है। तो देखिए आंसर है निशिगंध म्हणजेच निशिगंध।
अब ये जो है उद्गार अर्थी बना है हमारा, तो यहाँ पे उद्गार अर्थी का साइन हमें लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर है खालील वाक्याचा प्रकार ओळखून सूचनेप्रमाणे तक्ता पूर्ण करा। यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंस का प्रकार हमें बताना है और जहाँ पर कुछ सूचना दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, उसके आधार पे हम लोगों को न्यू सेंटेंस भी बनाकर यहाँ लिखने हैं। इसी तरह से आप लोगों को भी टेबल बनाना पड़ेगा और टेबल में ही इसको अच्छे से आंसर लिखना होगा। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं। पहला है वृक्षवल्ली आम्हाला केवडा तजेला, केवडा विरंगुळा देऊन जातात। अब आपको तो ये तो समझ में आया होगा बच्चों कि ये उद्गारार्थी साइन है। अब जब भी उद्गारार्थी साइन रहेगा तो वो सेंटेंस, वो वाक्य कौन सा होगा? उद्गारार्थी। तो यहाँ पे वाक्य प्रकार में हम लोगों को लिखना है उद्गारार्थी वाक्य, और जब आप लिखोगे तो नीचे अंडरलाइन कर देना। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि बदलासाठी सूचना। अब ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये उद्गारार्थी वाक्य है, उद्गारार्थी सेंटेंस है। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है? विधानार्थी बनाना है इसको। तो अब विधानार्थी बनाने के लिए हमें क्या होगा? इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं आंसर में? वृक्षवल्ली आम्हाला तजेला आणि विरंगुळा देतात। आया समझ में? अब सेकंड है आल्हादाला आणि हर्षाला अनावर भरती असते। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और फुल स्टॉप लगाया है, अदर उसमें कुछ दूसरा नहीं है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? विधानार्थी वाक्य। मतलब एक विधान बोला है, मतलब एक सेंटेंस किसी ने बोला है, इसीलिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ विधानार्थी वाक्य है। और अब इसका हमें क्या करना है? उद्गारार्थी वाक्य बनाना है, उद्गारार्थी सेंटेंस बनाना है हमें। तो हम कैसे बना सकते हैं? किती अनावर भरती येते आल्हादाला आणि हर्षाला। और जब आपने सेंटेंस बना दिए हैं, वाक्य बना दिए हैं उद्गारार्थी, तो बना के वैसे ही आपको छोड़ना नहीं है, वहाँ पर उद्गारार्थी साइन लगाना ज़रूरी है, तभी ये आंसर आपका राइट माना जाएगा। अदरवाइज आपने यहाँ पर उद्गारार्थी का साइन ही लगाया नहीं, वह चिन्ह ही लगाया नहीं, और वाक्य तो आपने, सेंटेंस तो आपने अच्छे से बना दिया है, फिर भी इसे रॉन्ग ही समझा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन लगाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। थर्ड है वाफे तर कोरडेच आहेत। अब ये भी सिर्फ एक विधान ही बोला है, वाफे तर कोरडेच आहेत। तो ये वाक्य कैसा है? होकारार्थी, मतलब पॉजिटिव वाक्य है ये। अब आपको इसको क्या करना है? नकारार्थी, मतलब नेगेटिव बनाना है। तो आप नेगेटिव कैसे बना सकते हो? वाफे तर ओले नाहीतच। यहाँ पर लिखा है आहेतच, पॉजिटिव है, होकारार्थी है। अब यहाँ पे जाएगा तो वाफे तर ओले नाहीतच, नाही मतलब नेगेटिव, ये वाक्य नकारार्थी, नेगेटिव हमें वैसे बनाना है। जब भी सेंटेंस आपका पूरा हो जाए, पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, ये फुल स्टॉप वहाँ पर आपको देना है। अब सेकंड है खालील तख्ता पूर्ण करा। यहाँ भी टेबल दिया है हमें, और इस साइड में हमें कुछ वर्ड दिए हैं, और यहाँ पे पहचानना है कौन सा समास है, मतलब विग्रह करना है, अलग करना है इस बॉक्स में। और यहाँ पे समास के नेम लिखने हैं आपको। तो सामासिक शब्द, समासाचा विग्रह अलग करना है। यहाँ पे समासाचे नाव, उसका नेम लिखना है। तो फर्स्ट है पांढरा शुभ्र। अब आप इसको अलग कैसे करोगे? विग्रह कैसे करोगे? शुभ्र असा पांढरा, ये पांढरा, ये शुभ्र, दोनों को अलग अलग करना है। शुभ्र असा पांढरा, नीचे अंडरलाइन कर दो आंसर के। और समासाचे नाव, समास का नेम लिखना है। कर्मधारय, नीचे अंडरलाइन कर देना। वृक्षवल्ली, अब यहाँ पे बच्चों अलग अलग कलर में हम लोगों ने लिखा है। जो क्वेश्चन है वो ब्लैक पेन से है, और जो आंसर है हम लोगों ने ब्लू से किया है। लेकिन आपको वैसे करना नहीं है, आपको एग्ज़ाम में एक ही पेन यूज़ करना है। ब्लू, ब्लैक, रेड, अदर ग्रीन, ऐसे कोई पेन यूज़ नहीं करना है। आप लोग को ब्लू ही पेन यूज़ करना है। और आपको अगर लग रहा है कि आपका आंसर नहीं समझ में आएगा, तो उसको हाईलाइट कीजिए, नीचे से पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो आपको चेक करने वाले को भी समझ में आएगा कि ये बच्चों ने आंसर लिखा है। सेकेंड,
वृक्षवल्ली। अब इसको भी आपको अलग करना है यहाँ पर आके, तो वृक्ष आणि वेली हो गया, ये अलग विग्रह हो गया इसका। अब क्या लिखना है, समास का नेम लिखना है। तो समास का नेम है इतरेतर द्वंद्व। वहाँ पर भी आपको अंडरलाइन कर लेनी है और आपको मात्रा यहाँ पर सब सही से लगानी है, मात्रा का ध्यान देना है आपको। गप्पा गोष्ठी, गप्पा गोष्ठी वगैरह, यहाँ पे स्वल्प विराम देना है। गप्पा गोष्ठी ये जो दोनों वर्ड है उसके बीच में आपको स्वल्प विराम लगाना है वगैरह, नीचे अंडरलाइन कर देनी है आंसर में। यहाँ पर आएगा समारोह समाहार द्वंद्व। अब नीचे है सुख दुख। अब यहाँ पे लिखना है, अलग करना है दोनों को। सुख किंवा दुख, दोनों चीज़ें हम लोगों को एक साथ कभी नहीं मिलते। दुख तो मिलेगा या फिर सुख तो मिलेगा, दोनों में से कोई भी एक ही हमेशा मिलता है। दोनों चीज़ें सुख और दुख एक साथ नहीं होते, इसलिए सुख किंवा दुख, सुख और दुख। ये अलग कर दिया, नीचे अंडरलाइन खींच लिया आप लोगों ने। अब ये कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। और यहाँ पे जुड़े हुए शब्द भी आपको अच्छे से देख लेने हैं। बहुत बार जुड़े हुए शब्द बच्चे लिखने में आसानी नहीं होती है, बच्चे लोग को जुड़े हुए शब्द नहीं लिख पाते हैं, इसलिए आपको जुड़े हुए शब्द अच्छे से देखने हैं और आंसर में नीचे अंडरलाइन भी करनी है। खालील वाक्यातील प्रयोग ओळखा व लिहा। अब यहाँ पे आपको प्रयोग की पहचान करनी है और उसको इसी तरह बॉक्स बनाकर लिखने हैं। अब फर्स्ट है खिड़की हलकीच उघडते। अब यहाँ पे कौन सा प्रयोग हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, तो कर्तरी प्रयोग। वैसे बॉक्स बना के आपको लिखना है। मानवाला निसर्गाची ओढ लागून राहिली। अब ये कौन सा प्रयोग है, कर्मणी प्रयोग। और थर्ड है तुम्हालाही त्यातला अल्लाहद जाणवेल। जाणवेल मतलब फ्यूचर का बता रहे हैं। भाव्य प्रयोग मतलब अभी हुआ नहीं है, ये भाव्य प्रयोग है। अब फिफ्थ वाला है स्वमत। स्वमत का क्वेश्चन देखिए क्या है, मानवाला निसर्गाची जी ओढ युगानयुगापासून लागून राहिली आहे ती या अदिम रुजू स्नेहबंधामुळे नाही, स्नेहबंधामुळे तर नाही। या विधानासाठी तुमचे मत लिहा। अब यहाँ पर क्वेश्चन का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, तो देखो नेचर की जो इंसानों को आस है, नेचर से जो इतना प्यार है, वो प्यार कहीं पिछले जन्म के रिलेशन की वजह से तो नहीं है, ये नहीं है। इस विधान संबंधी मतलब इस सेंटेंस संबंधी आपका जो मत है, आपकी जो राय है, वो राय यहाँ पर हमें उत्तर के आधार पे उत्तर में आंसर में लिखनी है। तो यहाँ पर लिखा है आंसर देखिए, उत्तर रात्रीचे दृश्य खरोखरच विलक्षणीय असते। मतलब अर्ली मॉर्निंग में नेचर का जो दृश्य होता है, नेचर में जो बदलाव होते हैं, वो खरोखर वो सच में ही बहुत विलक्षणीय मतलब बहुत अलग, बहुत आनंद देने वाले होते हैं। सर्वत्र सर्व काही शांत निवांत असते। मतलब हर जगह पर जब अर्ली मॉर्निंग हो रही है उस समय पर हर नेचर में हर ही जगह बहुत शांति होती है। सर्व भावना सर्व सुखदुःखाचे उत्तर रात्रीच्या क्षणामध्ये विसरून गेलेले असतात। माणसे उत्तर रात्री सर्व भावनांचे गाठोडे बाजूला ठेवून निवांत झालेली असतात। मतलब यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जब होती है, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जो इंसान होते हैं उनके मन में जो दुख, जो टेंशन, जो निराशा जो होती है, उन सब निराशों की वो लोग पोटली बांधकर अलग रख देते हैं और इतनी गहरी नींद में सो जाते हैं मानो कि उनके मन में अब इस टाइम कुछ भी नहीं है, उनका मन इतना शांत हुआ है। मतलब ऐसे होता है अर्ली मॉर्निंग में। सज्जन व दुर्जन दोघेही शेजारी शेजारी झोपलेले असतील तर त्यांच्यातला चांगला कोण व वाईट कोण हे नुसते पाहून ठरवताच येणार नाही। अब यहाँ पर बोल रहे सज्जन भी है और दुर्जन भी है, दोनों भी अगर एक साथ आजू बाजू में भी सोए हुए होते हैं उस टाइम अर्ली मॉर्निंग में, फिर भी हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि कौन सज्जन है और कौन दुर्जन है। मतलब दोनों भी अर्ली मॉर्निंग में इतने आराम से इतनी गहरी नींद में
सोए हुए होते हैं वहाँ पर, त्या क्षणी सर्वांचे मन निर्मल शुद्ध झालेले असते। मतलब सज्जन रहने दो या चाहे दुर्जन रहने दो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में दोनों का ही मन कैसे निर्मल शुद्ध, अर्ली मॉर्निंग में गहरी नींद में दोनों का भी जो मन होता है वो मन शुद्ध स्वच्छ निर्मल वैसे होता है। सर्व प्राणी मात्रामध्ये वनस्पतीमध्ये हाच शुद्ध भाव वसत असतो आणि हा शुद्ध भाव अनादि काळापासून सर्वांच्या मनात वस्ती करून आहे। अब यहाँ पर बता रहे हैं प्राणी मात्रा मतलब प्राणी रहे चाहे वनस्पति पेड़ पौधे पत्ते वो रहे, हर एक के मन में अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है, भोर का जो टाइम होता है, उस टाइम पे सबके मन के भाव कैसे शुद्ध होते हैं। माणसाचे मन या मूळ भावनेकडेच धाव घेत असते। आदिम खूप खूप पूर्वीचे रुजू म्हणजेच साधे सरळ निर्मळ पारदर्शी, त्यात कोणतेही क्लिमिश वाईट भावनेचा लवलेशही नसतो। सगळ्यांच्याच ठायी हा भाव असल्याने सर्वजण एकमेकाशी हसत खेळत बोलू शकतात, एकमेकांच्या मदतीला धावतात, एकमेकांवर प्रेम करतात, त्या शुद्ध निर्मळ भावनेने एकमेकाशी बांधले जातात। लेखकाला या वाक्यातून हेच सांगायचे आहे। अब सेकंड है रेशीमबंध या शीर्षकाची समर्पकता तुमच्या शब्दात लिहा। अब जो रेशीमबंध जो लेसन को नेम दिया है वो रेशीमबंध जो नेम है वो आपके मन से सुटेबल है या नहीं, मतलब ये आपको कैसे लगता है रेशीमबंध, इस पे आपका अभिप्राय, आपका मन में जो भाव है वो भाव हमें यहाँ पर लिखने हैं रेशीमबंध के लिए। तो आंसर में लिखा है लेखकाचे निसर्गाशी अत्यंत कोमल हळूवार नाजूक नाते आहे। हे नाते रेशमासारखे तलम मुलायम आहे म्हणून ते रेशीमबंध। यहाँ पर बताया है इसका मीनिंग है जो लेखक है हमारे हैं उनका जो नेचर से जो नाता है वो अत्यंत कैसे कोमल हळूवार, बहुत ही नाजुक, बहुत ही मुलायम, बहुत ही धीमा सा, ऐसे उनका रिलेशन है नेचर के साथ। हे नाते रेशमासारखे तलम, मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो नाता है वो कैसे रेशम जैसा है, रेशम जैसा तलम, रेशम जैसा मुलायम है। और इसी वजह से ये जो नेम है लेसन का रेशीमबंध वो नेम बहुत ही उचित है। रेशीमबंध लेखकाने अत्यंत मुलायमपणे हळूवारपणे उलगडून दाखवले आहेत। अब ये रेशीमबंध जो है नेचर्स के साथ लेखक का, वो रेशीमबंध लेखक ने हमें इस लेसन में बहुत ही मुलायम तरीके से, बहुत ही हळूवारपणे मतलब बहुत ही धीमी गति से और उलगडून मतलब खोल के बताए हैं। नीरव शांततेत उत्तर रात्र हळूवारपणे कोमल पावले टाकत येते, कोणालाच चाहूलही लागत नहीं। जो अर्ली मॉर्निंग है यहाँ पर आकाश में वो कैसे हळूवारपणे कोमल पावले टाकत बहुत ही धीमी गति से नाजुक पैरों से आकाश में आ रही है, कोणाला ही चाहूल लागत नहीं, किसी को ही उस अर्ली मॉर्निंग का अंदाज़ा लग नहीं रहा है। पण लेखकाच्या मनात त्या मुलायम पावलांची मंद मंद स्पंदने उमटतात। किसी को भी एहसास नहीं हो रहा है अर्ली मॉर्निंग आई है, परंतु जो हमारे लेखक हैं उनको बराबर से समझ में आया है, उनके मन में वो जो अर्ली मॉर्निंग है, उस अर्ली मॉर्निंग जो धीमी धीमी गति से चलकर नाजुक नाजुक पैरों से जो आ रही है, उनके पैरों की जो आहट है, उनके पैरों की जो हलचल है वो यहाँ पर उन्हें समझ में आई है। त्यांचे मन तितक्यात हळूवारपणे ती स्पंदने टिपते। अब उनका जो मन है वो धीमे से उस हलचल को महसूस कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग के। त्यांच्या निसर्गाशी असलेल्या नात्याचा रेशमी मुलायमपणा इथे जाणवतो। अब लेखक का जो अर्ली मॉर्निंग के समय नेचर से जो नाजुक सा प्यारा सा जो रेशमी मुलायम सा जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो रिलेशन अब हमें यहाँ पे जाणवतो, मतलब अब उस रिलेशन का हमें यहाँ पर एहसास हो रहा है। साखर झोपेत जग विसावलेले असते, साखर झोपेत जग विसावलेले असते, मतलब अर्ली मॉर्निंग के टाइम भोर के समय पूरा जो जग है, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है वो साखर झोपेत मतलब गहरी नींद में विसावलेली असते, सोई हुई है। साऱ्या काळजा चिंता मिटून गेलेल्या असतात। उस टाइम पे अर्ली मॉर्निंग के समय पर जो गहरी नींद में हम लोग सोते हैं इंसान,
उस समय पर हम लोगों की चिंता और जो दुख है, जो निराशा है, वो सब खत्म होती है. मन सुख दुःखांच्या पलीकडे गेलेले असते. हमारा जो मन है वो सुख और दुख इन दोनों से बहुत परे होता है. सुख और दुख से हमारा मन उस समय बहुत दूर गया होता है. एक निर्मळ शुद्ध असे स्वरूप मनाला प्राप्त होते. मतलब एक शुद्ध, एक निर्मल शुद्ध, एक स्वच्छ स्वरूप, एक रूप हमारे मन को वहाँ पर प्राप्त हुआ होता है. निसर्गाचा आत्माच त्यात असतो. लेखकाचे नाते या निर्मळपणाशी, त्या आत्म्याशी जडले आहे. त्याला त्याच्या नातीच्या श्वाश्वातला नितळपणा जाणवतो. या नितळपणाचा संबंध निसर्गाच्या आत्म्याशी, निर्मळपणाशी आहे. कोणालाही चाहूल लागू न देता पहाट अलगद अवतरते, पण लेखक त्यात संवेदनशील असल्याने त्याला चाहूल लागते. त्या अनोख्या नाजूक तरळ क्षणाचा लेखकाला अनुभव येतो. बागेतल्या वृक्षवल्लीच्या रूपाने, त्याचे विविध रंग व सुगंध यांच्या स्वरूपाने लेखकाला स्वतःचे अधीनतेशी असलेले नाते जाणवते. या पाठात लेखक निसर्गाशी असलेल्या स्वतःच्या नात्याचा शोध घेत आहे. मतलब इस जो लेसन में लेखक जो है वो नेचर से जो अपना नाता है, जो अपना रिलेशन है, उस रिलेशन को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर से मेरा ऐसा कौन सा नाता है, ऐसा कौन सा रिलेशन है पिछले जन्म का, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो उस नेचर को यहाँ पर उस रेशमबंध को, उस रिश्ते को लेखक इस लेसन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, खोजने की कोशिश कर रहे हैं. ते सूक्ष्म तरळ कोमल भावनांचे बंध असतात. ते रेशमाप्रमाणे तलम मुलायम असतात. म्हणून लेखक या बंधांना रेशीमबंध म्हणतो. संपूर्ण पाठाच्या केंद्रस्थानी हे रेशीमबंधच आहे. म्हणून या पाठाला रेशीमबंध हे शीर्षक खूप साजते. अब यहाँ पर बता रहे हैं लेखक कि लेखक और नेचर का जो नाता है, जो रिश्ता है, वो बहुत ही मुलायम है. रेशम जैसे बहुत मुलायम है. इसीलिए रेशीमबंध इस रिलेशन को, इस रिश्ते को कहा है. और इसीलिए संपूर्ण पाठाच्या केंद्रस्थानी, मतलब ये जो पूरा जो लेसन है, उस लेसन में एक ही चीज़ बताने की कोशिश करी है कि लेखक और नेचर का जो रिश्ता है वो रिश्ता बहुत ही नाजुक, मुलायम, रेशम के जैसा है. इसीलिए इस लेसन को रेशीमबंध नेम दिया है. और ये रेशीमबंध जो नेम है इस लेसन के लिए वो बहुत ही सुटेबल है. और यही हमें आंसर में लिखना है. अब अभिव्यक्ति, निसर्ग आणि मानव यांच्यातील परस्पर संबंध तुमच्या शब्दात लिहा. अब यहाँ पे हमें लिखना है, इस क्वेश्चन का अर्थ है कि निसर्ग मतलब नेचर आणि मानव, नेचर और इंसान, इन दोनों में जो संबंध है वो संबंध आपको अपने वर्ड में, अपने शब्द में लिखना है. आंसर में तो लिखा है. और बच्चों जब आप आंसर जब लिख रहे होते हो उस टाइम पे आपको यहाँ पर पैराग्राफ भी बनाना है. मतलब स्पेस छोड़ के आंसर लिखना है. कळू लागले तेव्हापासूनच सर्व आठवते. अब आपको लिखना है, आप यहाँ पर हो ये सोच के आपको आंसर लिखना है. तो आप मतलब खुद को इस जगह रखकर आंसर लिखना है. मला कळू लागले तेव्हापासून सर्व आठवते. मतलब आपको जब से समझ रहा है तब से आपको सब याद है. सहलीला गेलो, मतलब आप पिकनिक पे गए थे. निसर्गात गेलो की खूप आनंद मिळतो. अब आप लिख रहे हो, आप सोच रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं जब से मुझे समझ रहा है, सब चीज़ें मुझे समझ रही है, तब से मुझे सब याद है कि मैं एक बार पिकनिक गया था. और जब नेचर में आप लोग जाते हो तो आपको बहुत ही आनंद मिलता है. नदी डुबायला मिळाले तर कितीही वेळ डुबत राहावेसे वाटते. तेच रानावनात भटकतानाही वाटत असते. अब आपको अगर पिकनिक गए हो और आपको वहाँ पर नदी दिख रही है और आप एक बार नदी में उतर गए हो, ठंडा ठंडा पानी आप लोगों ने फील किया है, तो जब तक पिकनिक से आप लोग वापस ना आए तब तक आपको लगेगा कि मैं वैसे ही नदी में जाऊँ और वहाँ पे डुबकी लगाऊँ, पूरा अच्छे से भीग जाऊँ. तेच रानावनात भटकतानाही वाटत असते.
अब वहाँ पर आपको ये खेती दिख रही है या फिर गार्डन दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पंछी दिख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ कितने ही घंटे यहाँ बिताऊँ, चलते जाऊँ, यहाँ कूदू वहाँ कूदू. झाडांच्या सोबत वावरताना कंटाळा येतच नाही. अब आप लोगों को वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं. जब आप पिकनिक जा गए हो तो आपको उन पेड़ों के साथ आप टाइम बिता रहे हो, तो आपको वहाँ कंटाळा नहीं आएगा. आपको वहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव आएगा. हिरव्यागार वृक्षवेलींनी सजलेला डोंगर पाहताना मन सुखावते. अब आप वहाँ पर डोंगर मतलब पर्वत देख रहे हो ऊंचे ऊंचे, तो पर्वत पर जो हरी हरी घास है, उन घास को देखकर आपका मन कैसे सुखावते, मतलब आपके मन को बहुत ही आनंद वहाँ पर मिल रहा है. वनस्पतियाँ सजीव आहेत. वनस्पतियाँ सजीव आहेत मतलब पेड़ पौधे कैसे है, सजीव लिविंग थिंग है. त्यांना माणसासारख्याच भावना असतात. ये जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें इंसानों की जैसी भावना मतलब इंसानों के जैसे ही फीलिंग्स है. वनस्पतींनाही आनंद होतो. पेड़ पौधे जो है उन्हें भी आनंद होता है. दुख होते. अब आप पेड़ पौधे अगर काटने जाओ तो उन्हें भी दुख होता है, क्योंकि वो लिविंग थिंग है. इसीलिए यहाँ पर बताया है कि वनस्पतींना पेड़ पौधों को आनंद भी होता है और पेड़ पौधों को दुःख भी होता है. त्यांच्यावर प्रेमाने हात फिरवला तर तेही सुखावतात. अब यहाँ पर बता रहे हैं, अगर आप पेड़ पौधों के ऊपर से अगर हाथ फेरो उनके ऊपर से, तेही सुखावतात. उन्हें ही आनंद आता है, उन्हें ही अच्छा लगता है. आप देखो पेड़ पौधे जो है वो अगर आप गाना गुनगुनाओगे, म्यूज़िक अगर लगाओगे, तो उस म्यूज़िक पे वो नाचते भी है, डोलते भी है, मतलब उन्हें समझ में आता है. आप लोग कभी ट्राई करके देखना. प्रत्येक ऋतूशी माणसाचे भावनिक नाते निर्माण झालेले आहे. म्हणूनच तर झाडे सुकून जाऊ लागली की माणसाचे मन कळकळते. अब यहाँ पे बताया है कि प्रत्येक ऋतुशी मतलब कोई भी सीज़न रहने दो, उस सीज़न से हमारा जो रिश्ता है वो फीलिंग का है. हम लोगों की फीलिंग उन सीज़न से जुड़ी हुई है. और जब भी पेड़ पौधे सूखने लगते हैं तो हम लोगों के मन को एक अलग ही प्रकार से हम लोगों का मन व्याकुल होता है. जब आप लोग सूखे पेड़ पौधे देखोगे तो वृक्ष नष्ट होऊ लागले की माणसाला दुःख होते. अगर पेड़ कोई काटने लगा तो वो देखकर भी हम लोगों के मन को बहुत दुःख होता है. माणसे कुंड्यामध्ये रोपटी लावतात आणि त्याचा आनंद घेतात. अब देखो जहाँ खुले मैदान होते हैं वहाँ पर तो बड़े पेड़ हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन अब हम लोग बिल्डिंग्स में रहते हैं, वहाँ पर तो हम बड़े पेड़ नहीं लगा सकते. तो हम लोग क्या करेंगे, कुंडीमध्ये रोपटी लावूं. अब हम कुंडी में छोटे छोटे पेड़ पौधे उगाएंगे और उनका ही हम लोग आनंद यहाँ पर ले सकते हैं. लोकांच्या मनात हे एवढे वृक्षप्रेम दाटून आले याचे कारणच हे की निसर्ग आणि आपण यांच्यात एक खोलवरचे नाते आहे. अब यहाँ पे बता रहे हैं, पहला पैराग्राफ आपने लिख लिया, अब सेकंड लिखना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना होगा, क्योंकि आपका आंसर बहुत अच्छे से दिखेगा पेपर में. तो अब यहाँ पर बताया है कि लोकांच्या मनात हे एवढे वृक्षप्रेम दाटून आले. अब इंसान के मन में जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए मन में इतना प्यार है. उसकी वजह यह है कि निसर्गाने आपण नेचर और हम लोगों में एक अनोखा रिश्ता जुड़ा हुआ है. ज्या निसर्गाने माणसांना निर्माण केले. अब जिस नेचर ने इंसानों को निर्माण किया है त्यानेच प्राण्यांना आणि वनस्पतींनाही निर्माण केले आहे. अब जिस नेचर ने इंसानों को निर्माण किया है उसी नेचर ने प्राणियों को और वनस्पति को मतलब पेड़ पौधे जो है उनको निर्माण किया है. आपण सर्व निसर्गाची लेकरे आहोत. हम सब जो है पेड़ पौधे, इंसान, प्राणी, पशु, पक्षी, कीटक, ये सब जो है वो क्या है, नेचर के ही बच्चे हैं. लेकरे मतलब बच्चे, नेचर के ही हम सब बच्चे हैं. आपण, अन्य प्राणी व वनस्पती ही सर्व भावंडेच आहेत. अब यहाँ पे बताया है कि आपण, हम, और ये जो पेड़ पौधे हैं, अन्य जो प्राणी हैं, वो सब कौन है, भावंडे, मतलब सब हम भाई बहन हैं. आपण सर्वांमध्ये हे असे रक्ताचेच नाते आहे. अब हम सब में क्या है, तर एक खून का रिश्ता है. नेचर
प्राणियों में, इंसानों में, पशु पक्षियों में, सब में क्या आहे रक्ताचे नातेच, मतलब एक खून का रिश्ता है। निसर्गच आपले पालन पोषण करतो, नेचर ही हमारा पालन पोषण करता है, तोच अन्न पानी देतो, वही हमें अन्न और पानी देता है नेचर। तोच हवा ही देतो, हवा भी हमें नेचर से ही मिलती है। आपल्याला तोच जिवंत ठेवतो, नेचर ही हमें जिंदा रखता है। आपल्याला जगण्याचा आधार निसर्ग हाच आहे। अब हम लोगों के, इंसानों के लिविंग थिंग के जीने का जो आधार है वो निसर्ग व नेचर ही है। हेच निसर्ग व मानव यांच्यातले नाते आहे। यही नेचर और इंसान के बीच का रिलेशन, रिश्ता है। आपको ऐसे आंसर में लिखना है। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर यू.म. पठाण यांच्या लेखनाची भाषिक वैशिष्ट्ये पाठाच्या आधारे स्पष्ट करा। आंसर में देखिए, डॉक्टर यू.म. पठाण यांच्या भाषेचे सर्वात पहिले जाणवणारे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची साधी सरळ भाषा। स्वतःचा अनुभव ते पारदर्शीपणे व्यक्त करतात। आकाशात पडणारे उत्तर रात्रीचे पाऊल हळुवारपणे अलगद, मुलायम, कोणालाही चाहूल लागू देणारे असते। पावलांचा हळुवारपणा, नाजूकपणा, मुलायमपणा त्या वाक्यातून सहज प्रत्ययाला येतो। लेखकाला सृष्टीतले मानवतेवर मानवेतर घटक कोरडे, भावनाविरहित वाटतच नाही। ते त्याला माणसाप्रमाणेच भावभावनांनी भिजलेले सजीव चैतन्यपूर्ण वाटतात। ते घटक वर्णनामध्ये मानवी स्वरूपच घेऊन येतात। म्हणून पाखरे हळूहळू डोळे किलकिले करून पाहतात, पहाटेच्या प्रकाशकिरणांना खुणवतात। पाखरे कुजबुजतात, बोगनवेल सुळसुळ लागते, दोन्ही वाफे एकमेकाशी हितगुज करतात। मोगरा खुदकन हसतो, तो कधी रुसून बसतो, झाडे वेली भावूक होतात। अशा रीतीने सर्व घटक मानवी रूप घेऊन येतात। लेखन हृदय बनते, लेखकाला अनुभव भावभावनांशी रसरशीत बनतो। तो इस आंसर में लेखक ने इतना ही हमें बताने की कोशिश की है कि जो पशु पक्षी है, जो फूल पौधे हैं, ये एक दूसरे से अर्ली मॉर्निंग में हितगुज, मतलब एक दूसरे से कुछ बातें करते हैं। और उस टाइम पे जो पेड़ पौधे हैं, जो मोगरा है वो खुद कर हंसतो, मतलब एक मीठी सी स्माइल कर रहा है। और अगर उसे हम लोग पानी न दे, उस ये सब लेसन में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। अगर मोगरा जो है उसे हम लोग पानी न दे तो वो रुसन बस्तो, मतलब मुंह फुला के बैठ जाता है। मतलब ये सब चीज़ें जो है, खाली आंसर में यही बताने की कोशिश की है लेखक ने हमें कि नेचर का, पशु पक्षियों का और इंसानों का रिश्ता जो कैसा है वो संवेदनशील और फीलिंग्स का। सबसे आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है। संत तुकाराम महाराज यांनी वृक्षवल्लींना सोयरी असे म्हटले आहे, या मागील तुम्हाला समजलेली कारणे लिहा। अब जो तुकाराम महाराज है उन्होंने क्या कहा है कि पेड़ पौधे जो है वो हमारे सोयरी, मतलब वो हमारे रिश्तेदार है या फिर फ्रेंड है, ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, ये आपको उसका रीज़न लिखना है आंसर में। कि थोड़ा वेळ बागेत बसले, मतलब ये आपको आप हो वो सोचकर लिखना है, आप ही के वर्ड में लिखना है रीज़न उसका। तो आप ऐसे लिख सकते हो खुद को उस जगह रखकर, थोड़ा वेळ बागेत बसले, मतलब आप थोड़े टाइम के लिए आप गार्डन में बैठे हो। रानात फेरफटका मारला की मनाला खूप आल्हाद मिळतो। अगर आप कहीं नेचर में जा रहे हो, खेती में जा रहे हो, या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे कि अमराई बोलते हैं हम लोग, कि उस जगह पे आम के बहुत सारे पेड़ लगे हैं और आप वहाँ से घूम रहे हो इधर उधर, तो आपके मन को बहुत ही आह्लाद, मतलब बहुत ही आपका मन हर्षित होता है, आपके मन को बहुत ही आनंद मिलता है। रानावना सौंदर्याची मुक्त उधळण असते। अब जब हम वहाँ पर घूम रहे हैं उस नेचर में, तो नेचर में वहाँ पर क्या है कि सौंदर्याची, मतलब इतनी सुंदरता नेचर में बिखरी हुई है। उधळण, मुक्त उधळण, मतलब सब नेचर में
सब सुंदरता जो है पूरी तरह से बिखरी हुई है, तिथे एक झाड दुसऱ्या झाडासारखे नसते. अब आप जब जंगल में जाओगे या फिर जहाँ पर बहुत सारी पेड़ पौधे लगे हुए होते, वहाँ से अगर गुजरोगे जंगल से, तो वहाँ पर एक झाड़ दूसऱ्या झाडासारखे नसते. मतलब एक जो पेड़ है वहाँ पर वो दूसरे पेड़ जैसा नहीं है, अलग है आकार में, हाइट में, या फिर पत्ते. कोई कोई पेड़ बहुत घना होता है, कोई कोई पेड़ ऐसे एकदम स्ट्रेट गया होता है, कोई पेड़ जो है वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता है, हाइट में कम होता है. मतलब अलग अलग तरह के आप वहाँ पर पेड़ देखोगे जब जंगल में जाओगे. उस टाइम पे एक पान दुसऱ्या पानासारखे नसते. मतलब एक जो पेड़ का पत्ता है वो दूसरे पेड़ के पत्ते की जैसे नहीं दिखता है. एक हिरवा रंग पहा, त्या एका हिरव्या रंगाच्या शेकडो छटांचे दर्शन तिथे घडते. अब एक पेड़ दूसरे पेड़ की तरह नहीं है, एक पत्ता दूसरे पत्ते की तरह नहीं है, लेकिन उनका जो रंग है, उनका जो कलर है हरा, तो वो हरा कलर शेकड़ों, मतलब जितने भी पेड़ है, जितने भी पेड़ के जो पत्ते हैं, उन सभी पत्तियों का रंग कैसा है, हरा है. एक हरे रंग की छटा, एक हरे रंग की लाइन वहाँ पर आपको अगर नेचर में जाओगे तो वहाँ दिखेगी. निसर्गातली ही विविधता मानवाला मोहवते. नेचर में जो अलग अलग जो विविधता है, वो विविधता इंसान को मोहवते. मतलब इंसान को उस नेचर का, उस विविधता का मोह लग जाता है. मन त्या सौंदर्यात बुडून जाते. इंसान का जो मन है वो मन उस सुंदरता में डूब जाता है. नेचर की सुंदरता में मन इंसान का डूब जाता है. यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ शुरू हुआ है बच्चों, और स्पेस रख के लिखिए. संत तुकाराम महाराजांनी विठ्ठल भक्तीसाठी वनाचाच आश्रय घेतला. अब जो तुकाराम महाराज है, उन तुकाराम महाराज ने जो विठ्ठल जो भगवान है, उन भगवान की जो भक्ति करने के लिए जो उन्होंने जगह ढूंढी, तो जो जगह उन्होंने मतलब सिलेक्ट की वो कौन सी है, वनाचाच आश्रय घेतला. मतलब जंगल का ही उन्होंने आधार लिया वो भक्ति करने के लिए. ईश्वराचे निर्मळ सोज्वळ स्वरूप दिसावे, त्याच्याशी एकरूप होता यावे म्हणून त्यांनी वन गाठले. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि ईश्वराचे निर्मल, मतलब भगवान की जो निर्मलता है, जो सुंदरता है, जो स्वच्छपन जो भगवान का है, उस निर्मलता के पास जाने के लिए, एक अलग सा सुंदर सा रूप उस ईश्वर का देखने के लिए और उनसे एकरूप होने के लिए, मतलब ईश्वर के मन तक जाने के लिए उन्होंने किसका आधार लिया, वन का, मतलब जंगल का. वनात गेले की मन आपसुक मुक्त होते. अब जंगल में अगर आप जाओगे, बहुत सारे पेड़ पौधे जहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर अगर आप जाओगे तो आपका जो मन है वो अपने आप मुक्त हो जाएगा. जो पूरा दुनिया में जो मोह माया जो है, जो सुख दुख है, जो तिरस्कार है, जो निराशा है, उन सब के परे जाकर आपका मन कैसे हो जाएगा, यहाँ पर मुक्त हो जाएगा. जब आप नेचर में जाओगे तब मनाची ही अवस्था ईश्वराकडे जाण्यासाठी उत्तम अवस्था. अब आपका मन जो मुक्त हुआ है, वो मुक्त आपको आपका जो मन नेचर में जाके जो मुक्त हुआ है, वह मुक्त मन आपको ईश्वर के पास जाने के लिए एक अच्छा मार्ग दिखाएगा. वनाचे सौंदर्य म्हणजे ईश्वराचे एक रूपच. अब नेचर का, जंगल का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो एक भगवान का, एक ईश्वर का ही अलग सा रूप है. त्या रूपाच्या सानिध्यात राहावे, षडपूजा त्याग करावा, म्हणजे आपण अलगत ईश्वराच्या जवळ जाऊन ठेवतो. यहाँ पर बताया है कि आप नेचर की अगर मदद लोगे, नेचर की अगर हेल्प आप लोगे, और आप में जो सारे जो दुर्गुण है उसका अगर आप त्याग कर दोगे, तो आप अलगत, मतलब आराम से ईश्वर के पास जा सकते हो. मतलब ईश्वर की भक्ति में आप लीन हो सकते हो. आपल्याला सर्व सुंदर निर्मळ चांगलेच दिसते. अगर आपका मन मुक्त हुआ है, आपका मन ईश्वर भक्ति में लीन है, तो आपको सब सुंदर, निर्मल और अच्छा ही दिखेगा. या चांगुलपणाचाच आस्वाद घेत राहावा. मतलब ये जो हम लोगों का मन जो मुक्त हुआ है, मन में से जो क्लेश है, जो दुर्गुण है, अब ये सब निकल चुके हैं. तो अब हमें
इस मन का ही स्वाद लेना है। मतलब हमें अभी यही मन रखना है और यही इसी मन से हमें नेचर का और सभी चीज़ों का यहाँ पे आस्वाद लेना है। म्हणजे ईश्वराच्या दर्शनात, त्याच्या स्मरणात अखंड डुबून जावे अशी अवस्था होऊन जाते। तुकाराम महाराजांना वृक्षवल्ली सोयरी वाटली ती या कारणानेच। अब यहाँ पर बताया कि तुकाराम महाराज ने जो बताया है कि वृक्षवल्ली जो है हमारे सोयरी मतलब हमारे रिश्तेदार है, हमारे फ्रेंड है, वो सब इसी वजह से कहा है कि नेचर में जाने के बाद हम लोगों का मन बहुत शांत होता है, मुक्त होता है और उस मुक्त से हम ईश्वर की भक्ति और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कि नेचर जो है ये पेड़ पौधे जो है हमें ईश्वर भक्ति में लीन करने के लिए हमारी मदद करते हैं। इसीलिए तुकाराम महाराज कह रहे हैं कि वृक्षवल्ली जो है हमारे रिश्तेदार है। या वृक्षवल्लीच्या ठाई माणसाचे दुर्गुण नसतात। मतलब जब आप पेड़ पौधों के पास जाओगे और वृक्षों के पास जाओगे तो आपके मन में जो दुर्गुण है वो दुर्गुण वहाँ पर खत्म हो जाते हैं। ती ईश्वराची रूपे होत, त्याच्या सहवासातच ईश्वर भक्ती फुलते। वृक्षवल्ली सर्व वनश्री आपल्याला ईश्वराच्या वाटेवर आणून सोडतात। मतलब जो वृक्षवल्ली है, पेड़ पौधे हैं, वो क्या करते हैं, आपल्याला ईश्वराच्या वाटेवर मतलब ईश्वर की जो भक्ति है उस भक्ति के रास्ते पर ये जो पेड़ पौधे हैं हमें लाकर छोड़ते हैं। तुकाराम महाराज म्हणूनच वृक्षवल्लींच्या सान्निध्यात गेले, वृक्षवल्लींना सोयरी मानली। ये जो तुकाराम महाराज है वो विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे और विट्ठल भक्ति के मार्ग पर जाने के लिए जो वृक्षवल्ली है, पेड़ पौधे हैं, उन्होंने उन्हें मदद की, उनकी हेल्प की। इसीलिए तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि वृक्षवल्ली अम्मा सगे सोयरे। मतलब वृक्षवल्ली जो है वो हमारे फ्रेंड्स है और हमारे रिश्तेदार है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर पूरे हो चुके हैं। अब नीचे कुछ उपक्रम दिए हैं, जैसे की प्रोजेक्ट तुमच्या परिसरातील देशी व विदेशी फुलांची माहिती इंटरनेटच्या माध्यमातून मिळवून ती तुमच्या कनिष्ठ महाविद्यालयातील काचफलकात प्रदर्शित करा। मतलब इसका मीनिंग है कि आपको आपके परिसर में, आपके सराउंडिंग में जो देशी विदेशी जो फूल है वो फूलों को इंटरनेट के ज़रिए कलेक्ट करना है, उनके पिक्चर्स निकालने हैं और वो पिक्चर्स आपको आपके कॉलेज के जो काच फलक जो बोर्ड होता है उन पर आपको वो लगाने हैं। आपको अगर करना रहेगा तो आप कर सकते हो। हिवाळ्यातील उत्तर रात्री किंवा अगदी पहाटेच्या वेळी तुमच्या परिसराचे निरीक्षण करा, पाहिलेल्या निसर्ग सौंदर्याचे वर्णन शब्दबद्ध करा, ते वर्गात वाचून दाखवा। अगर आपको लग रहा है कि आपको इस पर स्पीच देनी है तो आप कर सकते हो। जो विंटर का जो सीज़न है उस सीज़न में अर्ली मॉर्निंग में आप उठकर उस आपके सराउंडिंग, आपके परिसर का निरीक्षण कीजिए। मतलब नेचर में जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो देख लेना और उस सौंदर्य को, उस नेचर में आपने जो अलग अलग सुंदरता देखी है उस सुंदरता का वर्णन आप आपके क्लास में कर सकते हो स्पीच के द्वारा। और नीचे जो है वो ओरल एग्ज़ाम दिया है। शिक्षकाने वाचून दाखवलेला उतारा ऐका सारांश लिहा। अगर आपके क्लास में अगर आपके टीचर्स ने आपको ये लेसन पढ़ा के सुनाया है, एक्सप्लेनेशन दिया है, तो उसका सारांश का शॉर्ट नोट आप लिख सकते हो। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन आंसर करके यहाँ पर हो चुका है रेशमबंध का। आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद।